जय हिंद साथियों, एग्जामपुर टीचिंग स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से स्वागत है भाई सभी लोगों का। चलिए भाई सभी लोग जल्दी जल्दी उपस्थित हो जाइए, फिर एक बार जोरदार सेशन की शुरुआत की जाए। चलिए भाई सभी लोग उपस्थित हो जाइए। चलिए भाई सभी लोग धीरे धीरे उपस्थित हो रहे भाई। अभिषेक जी उपस्थित हो चुके हैं, ममता राठौर, मैनपाल गौतम, प्रीति गुप्ता, रिया पटेल, रिया सिंह चौहान, सभी लोग आ चुके हैं। चलिए भाई तो जल्दी जल्दी सब लोग उपस्थित रहिएगा, फिर इसके बाद हम जोरदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, सुपर टेस्ट सफलता बैच के लिए अब शिक्षक बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी 10,000 प्लस, यानी 10,000, 10,000 प्लस। कहने का मतलब इतने स्टूडेंट्स भैया, इतने स्टूडेंट्स क्या कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं भाई, ये लोग भरोसा जता चुके हैं किस पर, सुपर टेस्ट सफलता बैच पर। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब आपको डिस्काउंट कितना, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए भाई तो जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं जल्दी जल्दी सब लोग अपना एडमिशन ले लेंगे। आइए चलते हैं हम कहां पर, फिर देखते हैं, फिर क्या देखते हैं भाई, सुपर टेट कॉम्बो परचम बैच। ठीक है, यहां पर भी वही बात है, 50% डिस्काउंट की बात है। कूपन कोड कौन सा उपयोग करना है, सुपर 50। कितना, 650 रुपए आपको देना है बस। ठीक है, चलिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऑल टीचिंग एग्जाम्स, फ्री टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स, डेली क्विज, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। आप लोग पहले www.testwali.com पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको फ्री में दी जा रही हैं। आइए भाई अब हम लोग चलते हैं कहां पर, 10 तक यूपी पीसीएस, यानी जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच आपके बीच आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बैच आ चुका है, बैच 10 तक यूपी पीसीएस बैच 2022। इसकी विशेषताएं क्या है, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यूपी पीएससी 2022, पीटी फोकस, टू द पॉइंट, सुपर नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, जूम मीटिंग, सब कुछ डेली क्लास पीडीएफ, सब कुछ व्यवस्था दी जा रही है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, फ्लैट 50% ऑफ आपको यहां पर भी दिया जा रहा है। कौन सा कूपन उपयोग करना है, यूज करना है कूपन कोड PCS50, PCS50 आपको कूपन कोड उपयोग करना है। और आपको कितना 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 3999, यानी एक कम 4,000 रुपया दाम रखा गया था, उसमें 50% डिस्काउंट करेंगे तो एक कम 2,000 रुपया आपको, 2,000 रुपये में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, नीचे 2 कांटेक्ट नंबर दिया गया, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर वही बात है, यहां पर 10 तक कॉम्बो बैच, कॉम्बो यूपी पीसीएस प्लस एनसीईआरटी सब कुछ बैच 2022 है। फीचर्स यहां पर देख रहे हैं। प्राइस, इसका प्राइस कितना रखा गया भैया, तो इसका प्राइस रखा गया है यानी 6999, यानी एक कम 7,000 रुपया यहां पर दाम दिया रखा गया है। लेकिन आपको एक कम 50% का मतलब 3500, 3500 रुपये में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी वही बात है, फिर PCS 50 कूपन कोड आपको उपयोग करना है। नीचे 2 कांटेक्ट नंबर दिया गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ब्लैक बोर्ड आपको बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर आपको हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। क्वेश्चन किया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 ये कब से प्रभावी हुआ है, यानी 73वां संविधान संशोधन जो आपका हो रहा है 1992, ये कब से प्रभावी हो रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि क्वेश्चन यहाँ पर और कैसे बन सकता है, तो ध्यान देने की बात है। 73वां संविधान संशोधन आपका जो है 73वां संविधान संशोधन 1992, ये किससे संबंधित है भाई? तो ये आपका पंचायत से संबंधित है। पंचायत यानी कहने का मतलब 11वीं अनुसूची इसी के तहत ऐड की जाती है। 11वीं अनुसूची में क्या बात है भैया? पंचायत की बात की जाती है। और पंचायत, इसमें कितने विषय रखे गए हैं? 29 विषय रखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कितने विषय रखे गए हैं? तो आपको बताना है 29 विषय। अगर बात की जाए कि भैया ये जब संविधान संशोधन हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए, तो मैं बताना चाह रहा था इसी भाई, जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ तो आप 74 यानी 74वां संविधान संशोधन, दोनों फंडा में क्लियर करना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं, जब आपका 74वां संविधान संशोधन होता है, ये भी 1992 का ही अधिनियम है। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत क्या बात की जाती है भैया? 12वीं अनुसूची ऐड की जाती है। 12वीं अनुसूची किससे बिलोंग करती है? ये आपका नगर पालिका से बिलोंग करती है। नगर पालिका से आपका बिलोंग करता है। और दूसरी बात, इसमें कितने विषय रखे गए हैं? 18 सब्जेक्ट रखे गए हैं, 18 विषय रखे गए हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा, जहां पर 73वें संविधान संशोधन में 29 विषय रखे गए हैं, वहीं पर 74वें संविधान संशोधन में जो कि नगर पालिका से संबंधित है, आपके 18 विषय रखे गए हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा, यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 कब से प्रभावी हुआ? तो कब से प्रभावी की बात अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, प्रभावी की यहां पर बात की जा रही भैया, तो प्रभावी कब से माना जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1993। 1993, एक सेकंड, ये 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से ये आपका लागू हो जाता है 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 74वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी हुआ है, 73वां तो प्रभावी हो रहा है 24 अप्रैल 1993 से, तो 74वां संविधान संशोधन कब से प्रभावी हो रहा है, तो इसको आपको बताना है 1 जून भैया 1993। 1 जून 1993 से ये आपका ये लागू होता है। फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से लागू होता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू होता है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल को ही हम पंचायत दिवस मनाते हैं। पंचायत दिवस, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, पंचायत दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को। अब बात आती है, ये दोनों संविधान संशोधन 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? तो आपको बताना है, ये दोनों संशोधन 73वां और 74वां दोनों संशोधन आपके प्रधानमंत्री थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव की उस समय सरकार थी, यही प्रधानमंत्री थे इन दोनों संविधान संशोधनों के समय। अगर बात की जाए, जब आपका प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके तहत क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, उस समय आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात की जाए, जब 52वां संविधान संशोधन 1985 होता है, जो कि दल बदल से संबंधित है, 10वीं अनुसूची है, ये किसके कार्यकाल में संशोधन हुआ? तो आपको बताना है राजीव गांधी के कार्यकाल में। क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है भैया? वर्तमान में क्या बात हो रही है? यहां पर यार ये इंग्लिश वर्जन टाइपिस्ट ने गड़बड़ लिख दिया, इसी का ये पूरा प्रोफार्मा लिख दिया, ठीक है। तो आपको ये गलत है, ठीक है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है भैया? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा,
अगर बात की जाए वर्तमान में तो आपको बताना है 34 जजों की संख्या है भैया। 34 हो 1 प्लस 33 यानी 33 प्लस 1 यानी एक मुख्य 33 अन्य न्यायाधीश। अगर बात की जाए कि उच्चतम न्यायालय की बात हो रही भैया तो किस आर्टिकल के तहत, तो ध्यान दीजिएगा आर्टिकल आपके पास है 124 वाला आर्टिकल। ये आर्टिकल कहता है सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात करता है। अगर हम 125 वाले आर्टिकल की बात थोड़ा सा कर दें, 125 वाला आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में चर्चा की जाती है। अगर हम लोग चर्चा कर दें 126 वाला यानी 126 वाला आर्टिकल क्या कहता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाती है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर बात की जाए कि 127 वाला आर्टिकल क्या कहता है, तो भैया तदर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की जाती है। तदर्श न्यायाधीश केवल टू केवल आपके सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए जाते हैं। रही बात 129 यानी 129 आर्टिकल की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक आपका अभिलेखीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये बात कही जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है या संविधान का संरक्षक कौन है, तो आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? गणतंत्र, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ ही होता है जहां पर पद जो है वंशानुगत नहीं होता है। गणतंत्र का मतलब जहां पर पद जो है वंशानुगत नहीं होता, वहां पर जनता हमेशा सरकार चुनती है। ठीक है, गणतंत्र का प्रमुख कौन होगा, तो आपको बताना होगा गणतंत्र के प्रमुख आपके राष्ट्रपति महोदय होंगे। राष्ट्रपति महोदय होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राष्ट्रपति महोदय होंगे। अगर राष्ट्रपति के विषय में थोड़ा सा चर्चा की जाए तो आर्टिकल कौन सा, एक आर्टिकल है 52 वाला आर्टिकल। ये कहता है 52 वाला आर्टिकल क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कही जाती है। एक आर्टिकल आपके पास है कौन सा, 53 वाला आर्टिकल, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात कही जाती है। अगर आर्टिकल हम 54 की बात करें, कौन से भाई, आर्टिकल हम 54 की बात करें तो ये आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। 54 आर्टिकल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल किए जाते हैं। 54 आपका आर्टिकल हो गया। इसके बाद आर्टिकल हम कौन सी चर्चा करते भैया, जो आपका 60 वाला आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात करता है। अगर हम आर्टिकल एक और चर्चा कर दें कि 61 वाला आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। अगर थोड़ा से और आर्टिकल हम चर्चा कर दें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 72 वाला आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। ये बात आप लोग क्लियर कट समझते रहिएगा। अगर हम थोड़ा से और चर्चा कर दें कि आर्टिकल 123 वाला आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है 123 वाले आर्टिकल में। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर हम चर्चा कर दें कि आर्टिकल जो आपका 85 है, ये आर्टिकल क्या कहता है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि संसद का सत्र आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। ये बातें तीन की तीनों बातें 85 वाले आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है। बात समझ में आ रही है? अगर एक आर्टिकल हम और चर्चा कर दें, 78 वाला आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है इसमें प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री से अगर कोई सूचना राष्ट्रपति लेना चाहे तो ये बात 78 वाले आर्टिकल में कही गई है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री से कोई सूचना लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वे सूचना उपलब्ध कराए राष्ट्रपति को। ये बात 78 वाले आर्टिकल में कही गई है। बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ा से आर्टिकल हम चर्चा कर दे, 74 वाला आर्टिकल क्या कहता है,
तो भैया राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद, एक संघीय मंत्री परिषद होना चाहिए। ये बात 74 वाले आर्टिकल में कही गई है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे राष्ट्रपति से, ये आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं आर्टिकल। अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वही 4 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन किसका भाग है? किसका भाग है का मतलब क्या ये मूल कर्तव्य है या मूल अधिकार है या नीति निषेध तत्व है? ये क्या है समान कार्य के लिए समान वेतन? ये बात कहां कही गई है? आपके आर्टिकल 39 में कही गई है। 39 वाले आर्टिकल में कही गई समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है। तो भैया 39 वाला आर्टिकल ये कहां पर उल्लेख किया गया है? अच्छी तरह जानते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? डीपीएसपी। आपको बताना है डीपीएसपी। कारण ये है कि राज्य के जो नीति निषेध तत्व हैं वो आपके आर्टिकल कौन से 36 से लेकर 51 वाले में आर्टिकल में जगह दिया गया है। तो भैया 39 का मामला है तो स्वाभाविक सी बात है कि नीति निषेध तत्व ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर नीति निषेध तत्व की बात करें तो ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपको बताना है आयरलैंड से लिया गया। अगर बात की जाए कि किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, तो भाग की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम जगह देते हैं भाग 4 में। भाग 4 में नीति निषेध तत्व को जगह देते हैं और भाग 4 का में देते हैं मूल कर्तव्य को। बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऑस्टिन के अकॉर्डिंग ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसे माना, तो आपको बताना है डीपीएसपी। और वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल को। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो उनको बताना है, आपको बताना है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वो संविधान की आत्मा मानते हैं। रही बात केटी शाह का एक स्टेटमेंट आता है नीति निषेध तत्व के विषय में कि नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह बात आपके कहां पर? डीपीएसपी में कही जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आइए एक बार देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आइए देखते हैं। व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आए दिन एग्जाम में परीक्षा कोई भी हो वहां पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। कब लागू की बात होगी तो आपको बताना है कि लागू अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1957 सॉरी 1950 यार 57 कहां भाई साहब 1950। ठीक है। अगर भारत का संविधान कब लागू हुआ तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि संविधान के प्रवर्तित होने की तिथि, प्रवर्तित होने की तिथि क्या है? क्वेश्चन ऐसे भी कई बार पूछा गया है। संविधान के प्रवर्तित होने की तिथि क्या है? तो आपको बताना है, क्या बताना है? 26 नवंबर, ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रवर्तित होने की डेट है। 26 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अच्छी तरह जानते हैं कि विधि दिवस के रूप में। विधि दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा हाल में पूछा गया है। अगर बात की जाए, ये तो हो गया संविधान लागू और संविधान प्रवर्तित। अब हम आते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? अंतिम बैठक कब हुई? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो 24 जनवरी यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक का मतलब यहां पर हो जाएगा 12वीं बैठक। अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए आपसे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो आपको उत्तर क्या करना होगा? 24 जनवरी 1950। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
भाई 6 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। देखिए मेरा मकसद ये है कि मैं वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे मकसद केवल टू केवल यही है कि एक क्वेश्चन के पीछे कितनी सारी बातें आपको बता दी जाए, ये मेरा मकसद है। आइए चलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण की अगर हम बात करें, वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुच्छेद में है इन विच आर्टिकल इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको देसी भाषा में कहा जाता है बजट। बजट भैया, बजट पेश होने जा रहा है, ठीक है, वही है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर बात की जाए कि ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल आपको बताना है 112, 112, 112 वाले आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाती है। बात समझ में आ रही है? आइए अगर हम लोग बात करें, क्या बात करें, क्या बात करें भाई, क्या बात करें, अगर हम लोग चर्चा कर दें, जो एक आपके पास आर्टिकल है 114, आर्टिकल 114 कहता है विनियोग विधेयक की बात करता है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर बात करें 108 वाला आर्टिकल क्या कहता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन की बात होती है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अगर बात कर दें एक आर्टिकल आपके पास है 109, तो भैया धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया की बात 109 वाले आर्टिकल में की जाती है। अगर हम बात कर दें 110, 110 वाले आर्टिकल की बात करें, तो धन विधेयक की परिभाषा की बात की जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 111 वाले आर्टिकल की हम बात करें, तो इसी आर्टिकल के तहत, 111 वाले आर्टिकल के ही तहत ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जो आपके थे जेबी वीटो पावर का प्रयोग किए थे। तो जेबी वीटो पावर किस आर्टिकल में, तो आपको बताना है 111 वाले आर्टिकल में। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर समझ में आ रही तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं भाई। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई? आइए देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे, तो प्रथम की बात करेंगे तो आपको क्या बताना है? जीवी मावलंकर साहब, जीवी मावलंकर। यानी कहने का मतलब हुआ कि गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ये आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष रहे। अगर बात की जाए कि वर्तमान में कौन है भैया, अगर वर्तमान में पूछा जाए कि आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है 17वीं इस समय लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। क्या नाम आता है? ओम बिरला जी आपको बताना है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान समय में है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगर बात की जाए, क्या बात की जाए, अगर क्वेश्चन चलिए भाई आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। संसद के किसी सत्र का स्थगन कौन करता है? देखिएगा दो बातें हैं। संसद का जो सत्र है उसका सत्रावसान तो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 85 के तहत। क्वेश्चन किया गया है कि संसद के किसी सत्र का स्थगन कौन करेगा? यहां पर थोड़ा से बारीकी है। सत्र को कौन स्थगित करेगा? पूरा सत्रावसान करना दूसरी चीज है, सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित करना वो दूसरी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर हो जाएगा? अगर लोकसभा की बात होगी, लोकसभा की बात होगी तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष, वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष आपका स्थगन करेगा। अगर विधानसभा की बात होगी तो वहां पर विधानसभा का अध्यक्ष स्थगन करेगा। बात समझ में आ रही है? सॉरी, लोकसभा में अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर राज्यसभा की बात होगी, राज्यसभा की बात होगी तो वहां पर राज्यसभा में सभापति स्थगन करेंगे। ठीक है, बात यहां पर संसद की हो रही है तो भैया विधानसभा कहां बात होगी यार? संसद की बात होगी तो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति की बात होगी, लोकसभा की बात होगी, राज्यसभा की बात होगी। विधानसभा तो कोई औचित्य नहीं बनता। बात समझ में रही? हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विधानमंडल में, तब भैया विधानसभा अध्यक्ष सत्र का स्थगन करेगा। अगर विधानमंडल से क्वेश्चन बनेगा
यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है संसद, पार्लियामेंट। तो भैया लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में जब जाएंगे भैया राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति। बात समझ में आ रही? फंडा बिल्कुल क्लियर कट रखिएगा। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, ये सत्र का स्थगन करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? आइए देखते हैं कौन करेगा भाई। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का निर्णय कौन करेगा? तो मैं बताना चाहूंगा इस बात का वर्णन कौन करेगा इस बात का। तो ये आपको उत्तर करना है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष महोदय ये बात क्लियर करेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। इस बात का क्लियरेंस, इस बात का निर्णय, डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया और एक चीज ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक को अगर लोकसभा में पेश करना है तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये भी बात समझिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिया गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन। फ्रॉम विच कंट्री द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैव बीन टेकन? कहां से लिया गया नीति निर्देशक तत्व? इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, तो आपको उत्तर केवल टू केवल बताना है आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व अगर लिया गया है तो भैया मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है? मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। अगर बात करें मूल अधिकार कहां से लिया गया तो आपको बताना है अमेरिका से लिया गया है। यह भी फंडा बिल्कुल क्लियर कर रखिएगा। ठीक है, अमेरिका से कई सारी बातें ली गई हैं। एक तो आपका संविधान की सर्वोच्चता यहीं से लिया गया है आपकी अमेरिका से। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, वित्तीय आपातकाल अमेरिका से बहुत सारी बातें ली गई है। रही बात अगर हम बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से? जापान से लिया गया। विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है और ब्रिटेन से आपका संसदात्मक व्यवस्था भी लिया गया है। तो कई सारी बातें हैं। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है आइए देखते हैं। झंडा समिति भैया कौन सी समिति? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फ्लैग कमिटी? झंडा समिति के अध्यक्ष है तो आपको उत्तर करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके झंडा समिति के अध्यक्ष रहे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन, ये झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर विकल्प देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकल्प में हैं, अगर है तो आंख मूंद के राजेंद्र प्रसाद को लगा दीजिएगा, आंख मूंद के। अगर क्वेश्चन मान लीजिए यही पूछा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें विकल्प में नहीं है, अगर कहीं विकल्प में क्या जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष अगर दिया है तो आप उसको सही करिएगा। ठीक है, अगर विकल्प में इनमें से कोई नहीं दिया गया है, व्यक्ति का नाम दिया गया है और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मान लीजिए विकल्प में नहीं है, अगर जेबी कृपलानी दिया है तो आप जेबी कृपलानी को लगा दीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, झंडा समिति के अध्यक्ष हो गए। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में और चर्चा करें तो भैया ये नियम समिति एक थी संविधान सभा में, इसके अलावा एक संचालन समिति थी, उसके भी अध्यक्ष रहे। नियम समिति और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। इनके अलावा इनकी बहुत ही चर्चित रचना एक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है। ये भी बात समझते रहिएगा।
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 पूछा गया है कि 1688 ईस्वी में विश्व की कौन सी क्रांति हुई थी भैया? 1688 में कौन सी क्रांति हुई? तो आपको बताना है कि भैया एक इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। वो कौन सी? इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, उसी को कहा जाता है 1688 में इंग्लैंड में क्रांति हुई। रक्तपूर्ण गौरवपूर्ण क्रांति इसको हम कहते हैं। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहते हैं? इसमें खून खराबा नहीं हुआ था, ये क्रांति ऐसी थी विश्व की। ठीक है, अगर बात की जाए 1776 में कौन सी क्रांति हुई, तो आपको बताना है अमेरिका की क्रांति 1776 में हुई थी, यानी 1776 में। अगर बात की जाए 1789 में किसकी क्रांति हुई, तो आपको बताना है फ्रांस की क्रांति हुई थी। कौन सी? फ्रांस की। क्वेश्चन तीनों जानते रहिएगा। 1688 में इंग्लैंड की क्रांति, 1776 में अमेरिका की क्रांति, 1789 में आपकी फ्रांस की क्रांति। फंडा क्लियर? आइए चलते हैं। अगर फंडा क्लियर है भैया अब हम अगले सिस्टम की तरफ चलते हैं। भाई देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आइए देखते हैं एक बार। पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देगा? हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान? पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद आपको उत्तर करना है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन प्रदान करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपको बताना है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो उत्तर आप किसको करेंगे? तो आपको उत्तर करना है 6 अगस्त यानी 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति यही प्रदान करता है। तो बहुत बढ़िया उत्तर सब लोग कर रहे हैं। अब हम बात आती है भाई, बात करते हैं कहां पर? 14 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया? 14 नंबर का क्वेश्चन, मूल संविधान के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी भैया? मूल संविधान जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची, दुनिया जानती है 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो उसमें कितने विषय थे, यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यार भाई आपको बताना है उस समय 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में उस समय कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से 14 भाषाएं थी। लेकिन बात में भैया अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में कितनी भाषा है, तो वर्तमान समय में आपके 22 भाषाएं हैं। अब देखिए क्या मामला हो रहा है। आइए, एक संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है, इसके तहत सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। सिंधी भाषा का मतलब हुआ कि 15वीं भाषा। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन को के तहत सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, 1967। ठीक है, अगर बात की जाए इसके बाद एक संविधान संशोधन होता है भैया 71वां संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1992 होता है। इसके तहत नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, इसके अलावा कोंकणी हो 3 भाषा ऐड की जाती है। तो भैया 15 3 हो गया 18 भाषा। अब आइए एक 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। यार क्या बात कही जाती है? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बात कही जाती है कि बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं।
तो भैया इससे पहले 18 थे और फिर 4 जोड़ दिए तो हो गया 22। टोटल की टोटल वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, मूल संविधान के समय केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, चलिए फंडा बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बीडीएमएस, क्या बीडीएमएस की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइए एक बार हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। भैया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, परीक्षा कोई भी हो, चाहे बड़ी परीक्षा हो चाहे छोटी परीक्षा। बाय विच अमेंडमेंट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। आइए देखते हैं, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा अगर देने की बात हो रही है तो आपके पास एक संविधान संशोधन होता है, 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक 70वां संविधान संशोधन है, वो एक 70वां संविधान संशोधन है 1992 में। इसके तहत क्या बात होती है? इसके तहत बात होती है, एक तो आपका दिल्ली जो है, एक भैया दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा पुदुचेरी, ये दुई भैया दोनों केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ऐड किया गया है। बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर संविधान संशोधन की और हम थोड़ा सी बात कर दें, अगर संविधान संशोधन की और बात कर दें तो कौन सा? एक संविधान संशोधन होता है यार 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। इसके तहत क्या बात होती हो? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत बात होती है, मूल संविधान के समय मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, यानी निर्वाचन कार्ड बनवाने की तिथि, निर्वाचन कार्ड किसका बनता था? जो व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाता था। अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आपका निर्वाचन कार्ड नहीं बनेगा, आप वोटिंग नहीं कर सकते। मूल संविधान के समय की मैं बात कर रहा हूं। तो भैया उस समय 21 वर्ष रखा गया था। वो जब 21 वर्ष रखा गया था, जानते हैं बाद में ये हुआ महसूस, यार 21 वर्ष तो एज बहुत ज्यादा रखी गई है, तो कहे चलिए क्या करना है, एक संविधान संशोधन कर देते हैं। तो भैया जब जरूरत महसूस हुई, जब जरूरत महसूस होती गई तो संशोधन धीरे धीरे होते गए। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है। उसमें यही बतिया की जाती है कि मताधिकार जो उमरिया 21 वर्ष रखी गई है, अब उसको कर दीजिए भैया 18 वर्ष, मतलब 3 वर्ष घटाए के कहें कि 18 वर्ष हो जाए। और 18 वर्ष का अगर व्यक्ति हो गया तब निर्वाचन कार्ड बनवाए और बेबिंदास वोटिंग करे, चाहे राज्यसभा, चाहे कहने का मतलब लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे आप ग्राम प्रधानी को, जिला परिषद, कोई भी चुनाव हो भैया। ठीक है, ये बात कही गई। अगर बात की जाए, एक संविधान संशोधन होता है आपका 35वां संविधान संशोधन 1974 में, और एक संविधान संशोधन होता है 36वां, वो होता है 1975 में। क्या बात की जाती हो? 35वें 1974 में क्या बात है, 36वां 1975 में क्या बात है? बात हो रही सिक्किम की। 1974 में 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया जाता है, और जब 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये बात क्लियर कर जानते रहिएगा। ठीक है, और तो संविधान संशोधन बहुत सारे हैं, 42वां है, 44वां है, तो उनके विषय में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, उनके विषय में बात करना उचित नहीं समझ रहे हैं। अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? द गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड इज कॉल्ड। लोक निधि का अभिभावक किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है लोक निधि का अभिभावक। एक आर्टिकल आपके पास है, कौन सा? 148 आर्टिकल। और 148 आर्टिकल का अगर हम चर्चा कर दिए थोड़ा से, तो आप लोग जान गए कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाएगा।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाएगा। 148 वाले आर्टिकल में ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति महोदय करेंगे हो, और कोई थोड़े करेगा। उनका कार्यकाल कितने दिन को होता है? 6 वर्ष या वही 65 वर्ष की बात है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, ठीक है। अगर बात की जाए कि पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, क्या बताएंगे? पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रथम कुल मिला के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो भैया प्रथम की बात आएगी तो वी नरहरि आपको बताना है। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपको बताना है। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया भाई? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, नगर पालिका का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? नगर पालिका का चुनाव कितने वर्ष के लिए होगा? फॉर हाउ मेनी ईयर्स द इलेक्शन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी इज हेल्ड? कितने वर्ष के लिए? भैया ध्यान दीजिएगा, 5 ईयर यार, 5 वर्ष के लिए हो। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नगर पालिका की बात हो रही है, इसका मतलब 74वां संविधान संशोधन का मामला है, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो आपको बताना है ये अमेरिका से लिया गया है, कहीं से नहीं भैया। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? आइए देखते हैं एक बार। 74वां संविधान संशोधन 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन, दोनों संशोधन, 73वां पंचायत से संबंधित है, 74वां नगर पालिका से संबंधित है। दोनों संशोधन के विषय में मैं बात कर चुका हूं। भैया पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। किसकी? पीवी नरसिम्हा राव जी की। पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे जब ये संविधान संशोधन दोनों हुए थे, 73वां और 74वां। बात समझ में आ रही भाई? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी लोगों को बात बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। सेशन अगर बढ़िया लगा हो तो एक बार सभी लोग दबा के लाइक शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग उपस्थित हैं, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? भारत में संविधान का अभिरक्षक, अभिरक्षक कौन है हो? भारत में संविधान का अभिरक्षक कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यह भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किसमें निहित है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको बताना है उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय भैया, ठीक बा। चला, उच्चतम न्यायालय का मामला यानी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बात समझिए? चलिए, भारत में संविधान का अभिरक्षक, संविधान का रखवाला अगर कोई है तो भैया रखवाला है सुप्रीम कोर्ट। संविधान की अगर व्याख्या करना हो तो उसका भी मतलब हला भला वही करता है। संविधान कोई बात हो, कोई व्याख्या करना है तो उच्चतम न्यायालय करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्या वन लाइनर क्वेश्चन से आपको फायदा बढ़िया मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो भैया हम थोड़ा से फिर और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लेकर अगली क्लास में आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको क्लास बढ़िया लग रही हो तो, और नहीं तो भैया फिर वही पुरानी कहानी, फिर वही पुरानी बात। कौन सी? MCQ यानी प्रैक्टिस सेशन वाला क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वन लाइनर नहीं पसंद आएगा तो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे जो लग रहा है कि वन लाइनर क्वेश्चन से आपको फायदा बढ़िया मिल गया होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए भाई, यहीं पर हम सेशन को विराम देना चाहेंगे, अगर आप लोग थोड़ा से अनुमति दें तो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।